मैं बाला साहब और दिलीप साहब दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। बाला साहब आपकी अदालत में आए और दिलीप साहब आपकी अदालत में आ नहीं पाए। बाला साहब ठाकरे को जब मैं आपकी अदालत में बुलाने गया तो एक मेरे दोस्त थे जो बाला साहब को अच्छी तरह से जानते थे, वो मुझे उनके पास लेके गए जब मैं उनको इनवाइट करने गया। और जब उनसे मेरी बात होने लगी, वो कहने लगे मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, आप टाइगर हो, ज़बरदस्त सवाल पूछते हो। फिर प्रोग्राम के लिए तैयार हो गए। फिर जो साहब मुझे लेके गए थे, मुझे पूछा ये आपके साथ आए हैं? वो बड़े चकराए कि ये क्या हुआ। तो वो बड़े नाराज हो गए कि ये मैं इसका बिल्कुल प्रोग्राम नहीं करना है, ये कैसा आदमी है ये वो। तो फाइनली प्रोग्राम के लिए आए। बाल ठाकरे का एक बड़ा ऑरा था, लेजेंड थे, और पूरे मुंबई शहर में क्या पूरे महाराष्ट्र में एक खौफ था। उनका प्रोग्राम पाकिस्तान में कितना देखा गया। लेकिन उस प्रोग्राम के दौरान पर्दे के पीछे जो हुआ वो आज मैं कभी भी नहीं भूलता हूं। प्रोग्राम मुंबई के एक स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रहा था। रिकॉर्डिंग के बीच में जब ब्रेक अनाउंस किया मैंने, तो ऑडियंस में एक बूढ़ी औरत आगे बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया। मैं उनके पास गया। मैंने कहा जी बताएं। तो कहा बेटा अब हो गया बहुत, इनसे ना और ज्यादा टेढ़े सवाल मत पूछो। मैंने कहा कि माँ जी ऐसे क्यों कह रही हैं आप? कहने लगी इनके जो शिव सैनिक हैं ना, वो तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। किसी की हिम्मत नहीं होती ये जो तुम उल्टे सीधे पूछ रहे हो ना बाला साहब को पूछने की। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मुझे तुम्हारा ख्याल है, जिंदगी बची रहनी चाहिए। इतना डर था। तो मैंने क्या किया, मैं जैसे प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने कहा कि बाला साहब मुझे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं यहां से जिंदा वापस नहीं जाऊंगा अगर आपसे उल्टे सवाल पूछूंगा। तो उन्होंने कहा मेरा अभयदान है, जो पूछना है पूछो। पहली बार एक टाइगर को एक टाइगर मिला। और इस प्रोग्राम के बाद में वो मुझे बार बार बुलाते थे। और प्रोग्राम के उन्होंने दिलीप साहब का जिक्र किया था। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं दिलीप साहब को बुलाना चाहता हूं, आपकी बड़ी दोस्ती उनसे कह दीजिए। तो उन्होंने कहा यार दोस्ती थी, हम मुंडेर पे बैठ के बियर पीते थे और चने खाते थे। अब बियर भी है, मुंडेर भी है, चने भी हैं, वो गायब हो गया। मैं दिलीप साहब का बहुत बड़ा फैन हूं। मैंने मुगल आजम कम से कम 200 बार देखी होगी। और मुझे लगता है कि लेजेंड उनसे बड़ा एक्टर ना हुआ है ना कोई हो सकता है। इंस्टीट्यूशन है, सारे लोग उनसे सीखते हैं और बहुत पर्सनली मैं उनको मानता। बड़ी इच्छा थी कि वो आपकी अदालत में आए। मैंने वक्त मांगा, उन्होंने टाइम दिया। बड़ा सा दरवाज़ा खुला, मैं गाड़ी से उतरा। उनका बड़ा शानदार ड्राइंग रूम, बड़े बड़े सोफे उसके अंदर, उससे गुजारते हुए मुझे ले गए। उनके जो असिस्टेंट थे, उनके एक बड़ा लॉन था पीछे, लश ग्रीन लॉन, चारों तरफ ग्रीन ट्रीज लगे हुए। उन सब के बीच में एक सफ़ेद रंग का डेक बना हुआ था। उस डेक के ऊपर एक टूटी हुई टेबल प्लास्टिक की रखी हुई थी और 2 प्लास्टिक की कुर्सियां रखी हुई थी। तो मैंने देखा दिलीप साहब सफ़ेद पैंट, सफ़ेद कमीज चलते हुए, ऐसा लगा जैसे शहंशाह चलता हुआ आ रहा है। उनकी चाल, वहां से निकल के वो आए, कुर्सी के सामने खड़े हुए और कहा कि कैसे हैं आप? मुझे ऐसे लगा जैसे कोई आवाज दिल के अंदर उतर गई। बैठिए, कहिए कैसे आना हुआ है? तो मैंने कहा दिलीप साहब मैं आपको आपकी अदालत में इनवाइट करने के लिए आया हूं। बरखुरदार, क्या पूछेंगे आप दिलीप कुमार से? मैंने कहा जी आप हाँ कहेंगे, मैं प्रिपेयर करूंगा, तैयारी करूंगा, मैं जानता हूं आप क्या पूछेंगे। आप पूछेंगे दिलीप कुमार तुम डायरेक्टर के काम के साथ इंटरफेयर करते हो। आप पूछेंगे तुम दिग्दर्शक के काम के साथ हस्तक्षेप करते हो। तो मैंने कहा हाँ ये तो सवाल पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा 12 सितंबर 1973 एक मोहतरमा आई थी दिलीप कुमार का इंटरव्यू करने। उन्होंने यही सवाल पूछा था। तो जानते हैं मैंने क्या कहा?
मैंने उनसे कहा कि क्या आसिफ अपनी कब्र से उठ के आए थे आपको बताने के लिए कि मैं उनके काम के साथ इंटरफेयर करता हूं? क्या महबूब खान की आत्मा आई थी जिसने आपको बताया? तो मोहतरमा ने कहा कि मैंने सुना है कि बिना पर आपने यूसुफ खान से सवाल पूछा, सुना है कि बिना पर आपने दिलीप कुमार से सवाल पूछा, गेट आउट, इंटरव्यू बर्खास्त। तो मैंने कहा छुड़े साहब, मैं नहीं पूछूंगा ये वाला सवाल, क्या करना है, लेकिन मुझे तो शो करना है। बेशक आप पूछेंगे, ये आपकी अदालत है, ये जनता की अदालत है, पर खुदार आपको पूछना पड़ेगा और मुझे जवाब देना पड़ेगा। अब क्या जवाब दूंगा मैं आपको बताऊंगा कि महबूब खान ने मुझे कहा कि यूसुफ जरा नाच दे यार, अगर नाचेगा नहीं तो हम दोनों महबूब स्टूडियो के बाहर कटोरा लेके भीख मांग रहे होंगे। तो रजत साहब मैं नाचा, फिर वो खड़े हुए, फिर गाना बताया, कहा, फिर मैं ऐसे ठुमका लगाया और उसके बाद नाचा। तो फिर सब नाचता ही रहा, फिर गोपी में नाचा, गंगा जमुना में नाचा, और पूरे उन्होंने अपने डांस सीक्वेंस एक के बाद एक 15 मिनट तक वो गिनाते रहे कि कहां कहां नाचे, कैसे कैसे नाचे। तो मैंने कहा साहब ये तो बड़ा अच्छा आपका जवाब हो गया, और क्या पूछेंगे आप? मैंने कहा जी मैं आपसे आपकी लाइफ के बारे में, आपके तो बल्ली नू जानना है? अचानक पंजाबी में बोले। मैंने कहा जी बल्ली कौन? मैं नहीं जानता बल्ली। बल्ली मेरा यार। तो मैंने कहा जी मैं तो बल्ली को नहीं जानता। कहने लगे बल्ली के बारे में पूछी। मैंने कहा जी अच्छा। फिर उन्होंने किस्सा बताया कि कैसे वो मॉस्को में थे, बीमार हो गए थे और होटल में थे, और उस होटल में उनके पास पैसे नहीं बचे थे क्योंकि 3-4 दिन बुखार में रहे और उनका बिल काफ़ी एक्स्ट्रा हो गया। उनको सबसे अजीज उनकी टाइयाँ हैं। तो कहने लगे अरे शर्मा साहब, मैं 4 बजे बुखार में था, उठा, मैं देखा यार बल्ली कितने चला गया। तो मैंने खिड़की खोली, सामने नीचे रेड स्क्वायर पर बल्ली ऐसे हाथ में लेकर मेरी टाइयाँ बेच रहा था। तो मैं क्या बल्ली है कि कितना यार? तो मैंने कहा जी मैं बल्ली की भी बात करूंगा, तो बल्ली है कहाँ? कहते ओ ते बल्ली तो मर गया 57 में। तो मैंने कहा जी अभी हम 57 तक ही पहुंचे हैं। तो कहते हैं भाई बड़ी कहानियां हैं दिलीप कुमार की। आप सोचिए कि पूरा दिन उस वक्त से लेके शाम को 6 बजे तक वो मेरे साथ डिस्कस करते रहे प्रोग्राम। और फिर एक स्टेज आई तो उन्होंने कहा देखो एक प्रोग्राम में तो होगा नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा आपकी अदालत दिलीप कुमार 1, आपकी अदालत दिलीप कुमार 2, आपकी अदालत दिलीप कुमार 3, आपकी अदालत। मैं कहा जी ठीक है 3, नहीं, वो 12-13 तक पहुंचे। फिर उन्होंने फाइनली पूरे दिन जो बातें बताई वो इतनी इंटरेस्टिंग थी, मेरे जहन में एक एक बात आज भी ताज़ा, उनकी आवाज़ कान में गूंजती है। एंड फॉर द ग्रेट डे। अब आखिरी उन्होंने पूछा भाई जज कौन होगा इस शो में, आप बताइए अगर आपकी कोई चॉइस है तो। नहीं आपने क्या सोचा है? तो मैंने कहा जी भी तुम प्रोग्राम भी डिस्कस करो, लेकिन जैसे अब आप बड़े लेजेंड हैं तो उस समय सबसे बड़ा नाम जर्नलिस्ट में, क्योंकि नॉर्मली मीडिया के लोग होते हैं इसमें जज, तो खुशवंत सिंह, वो नामाकुल इंसान। तो मैंने कहा गोली मारिए साहब उनको, मैं छोड़िए उनको, क्या मुझे क्या करना है उनसे जज को। खालिद मोहम्मद, तो उन्होंने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया मैं पब्लिकली इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो उसकी औलाद, जो मैं नाम बताऊं उसके ऊपर वो ऐसा कमेंट कर दें। मुझे लगा कि कहीं जज के नाम पर ही ना बात अटक जाए। तो मैंने उनको कहा साहब ये जावेद अख्तर, हाँ जावेद अख्तर ठीक है। तो तय हो गया कि साहब जावेद अख्तर जज रहेंगे, ये प्रोग्राम होगा, ये सवाल पूछेंगे, सब कुछ। फिर कहा अभी एक राउंड और डिस्कस करना है। अच्छा साहब, मैंने कहा मैं जरूर करूंगा। मैं कलिंगा वो फिल्म बना रहे थे, उसकी लोकेशन के लिए मुझे जाना है राजस्थान, तो आप 2 दिन मेरे साथ रहना, प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे, लोकेशन भी ढूंढेंगे। मुझे लगा मर गया मैं यार क्या। अब मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, आप कहेंगे मैं जरूर चलूंगा, इट विल बी एन एक्सपीरियंस। 3-4 दिन के बाद में मुझे जावेद साहब का फोन आया, भाई शर्मा साहब। मैंने कहा मैं क्या बिगड़ा तुम्हारा? मैंने कहा जी क्या हुआ? मैं क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मैंने कहा जी मुझे समझ नहीं आया, यूसुफ साहब से आपकी क्या बात हुई? मैंने कहा यूसुफ साहब से बात हुई थी कि प्रोग्राम में आप जज बनाएंगे, वो किसी के नाम पर मान नहीं रहे थे, आपके नाम पर मान गए। कहते हैं यार
5 दिन से बुला के जजमेंट लिखा रहे हैं। कहते हैं यहां साला मुकदमा हुआ नहीं है और मैं जजमेंट लिख रहा हूं। वही ये क्या किया तुमने? ऐसे थे दिलीप कुमार। वो फाइनली वो प्रोग्राम कभी रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया क्योंकि उसका डिस्कशन ही कभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन उनका बहुत अफेक्शन मिला। प्रोग्राम डिस्कस करने के बहाने हम लोग मिलते थे और इतना प्यार, उनसे एक रिश्ता बन गया जो शायद ये रिश्ता मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, बड़ी अचीवमेंट, आशीर्वाद मैं मानता हूं भगवान का कि मुझे मौका मिला ऐसा रिश्ता बनाने का और बहुत प्यार उन्हें मिला। हमारी जब शादी हुई उसमें वो आए, फिर जहां भी मिलते थे वो मुझे पहले याद दे रहा है, बेगम कैसी हैं? मैं ठीक है, बुलाइए। जहां भी होता है ऋतु जी को बुलाएंगे, फिर दोनों का हाथ पकड़ के रहेंगे, ठीक चल रहा है साहब, देखो मैं आपकी शादी में आया था, हुआ ना मुबारक, हुआ ना मुबारक। तो ऐसे लेजेंड्स, ऐसे लोग सदियों में एक बार पैदा होते हैं।